सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एवियनल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि एवियनल एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन लाइए, तो हम यहाँ पर एवियनल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आ चुके हैं, जिसमें टोटल यहाँ पर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। और ऐसे करके आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, ऐसे करके मिलता रहेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर हम जो है 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि एवियनल एग्जाम के लिए क्वेश्चन लेकर आइए प्रैक्टिस सेट, तो हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। अब बारी आपकी है कि आप लोग जो है चैनल को कितना सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कितना करते हैं, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि अगली वीडियो आएगी या फिर नहीं। आप लोगों ने जैसे कहा तो हम यहाँ पर ला दिए हैं। अब आप लोग की बारी है कि वीडियो को देर तक देखिए और सभी क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर पहले नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्मेड बाय द टूल दैट रोटेट्स एंड रेसिप्रोकेट्स सिमुल्टेशनली। यानी जो है वह कौन सी फिनिशिंग प्रक्रिया है जो ऐसे टूल द्वारा की जाती है जो एक साथ घूमता है, यानी रोटेट करता है और आगे पीछे रेसिप्रोकेटिव भी करता है, आगे पीछे भी चलता है। तो वह कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन है? ऑप्शन मिल जाता है ड्रिलिंग, होनिंग, लैपिंग या फिर ग्राइंडिंग। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? होनिंग आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। क्योंकि जो होनिंग में टूल होता है वह रोटेट भी करता है और रेसिप्रोकेट भी करता है, यानी आगे पीछे भी चलता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द आई व्हाइल चिपिंग। यानी जो है चिपिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग किया जाएगा? तो आंखों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी गॉगल आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि मतलब बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इजी लेवल के इसलिए लाए हैं कि देखिए किसी भी एग्ज़ाम में आपका 60% मान के चलिए क्वेश्चन इजी लेवल का ही होता है। बाकी जो आपके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहेंगे वहाँ पर हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं है। तो सेफ्टी गॉगल आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर। यानी दाब को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा? तो फोर्स अपान एरिया, यानी फोर्स बटा बल बटा क्षेत्रफल जो है आपके दाब के फार्मूला होगा, ठीक है, दाब को निकालने को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच हेक्सा फ्रेम इज यूज टू फिट ब्लेड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। यानी विभिन्न लंबाई के ब्लेड को फिट करने के लिए किस हेक्सा फ्रेम का उपयोग किया जाता है? तो उस कंडीशन में जब अलग अलग साइज के ब्लेड को फिट करना हो तो हम एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम का यूज करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ गेज मेजरिंग इंटरनल टेपर। यानी आंतरिक टेपर मापने वाले गेज कौन सा है? ऑप्शन में मिल जाता है प्रोफाइल गेज। क्या प्रोफाइल गेज आंतरिक टेपर माप सकता है? तो नहीं माप सकता है। फिर सेकंड ऑप्शन में क्या मिल जाता है? प्रोग्रेसिव प्लग गेज। क्या प्रोग्रेसिव प्लग गेज से हम इंटरनल टेपर माप सकते हैं? यानी मापने की बात की गई लेकिन चेकिंग होते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं कर सकते हैं। टेपर रिंग गेज से हम क्या माप सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं अंदरूनी सॉरी आंतरिक टेपर। तो आंतरिक टेपर जो है यहाँ पर हम किससे माप सकते हैं?
रिंगेज से तो बाहरी, टेपर रिंगेज से तो बाहरी हो जाएगा, लेकिन टेपर प्लग गेज से जो है हम आंतरिक टेपर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि विच डिवाइस यूज टू चेक द वर्क पीस टू कंफर्म द शेप, यानी आकार की पुष्टि करने के लिए, वर्क पीस की जांच करने के लिए करने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। तो उस कंडीशन में किसका उपयोग करेंगे, पहले ही ऑप्शन में मिल जाता है, प्रोफाइल गेज नेम से ही विदित है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, यानी लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो लोहे का शुद्ध रूप जो होता है वह राट आयरन को माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि यहीं पर पूछ लिया जाता कि लोहे का सबसे अशुद्ध रूप, यानी जो है कहा जाए सबसे खराब, तो वह पिग आयरन होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि विच बियरिंग इज यूज्ड इन लिमिटेड स्पेस, सीमित जगह में किस प्रकार के बियरिंग का उपयोग किया जाता है, यानी जहाँ पर ज़्यादा जगह ना हो तो वहाँ पर जो है नीडल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि 150 मिलीमीटर पिच व्यास वाला एक गियर 300 मिलीमीटर पिच व्यास वाले दूसरे गियर के साथ मैसिंग कर रहा है। यहाँ पर मेकिंग है, मिस प्रिंट है, मैसिंग कर रहा है। तो गियर सिस्टम का वेग अनुपात क्या होगा, यानी एक गियर समझ में आ गया। देखिए कोई एक गियर है जिसका पिच व्यास यहाँ पर 150 मिलीमीटर है, ठीक है, तो इसको रेशियो कर देते हैं, और वह 300 मिलीमीटर पिच व्यास वाले दूसरे गियर के साथ मैश कर रहा है, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो गियर सिस्टम का वेग अनुपात पूछा गया है, तो वेग अनुपात कितना हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 15 एकम 15, सॉरी 350 नहीं है, यहाँ पर 300 ही है, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो 15 दूना 30, यानी यहाँ पर 1:2 में हो जाएगा, ठीक है। तो जब 1:2 में यहाँ पर हो जाएगा तो 1:2 कहाँ पर मिल जाता है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ हैमर इज शेप्ड टू फिट द हैंडल रिजिडिटी, यानी जो है हथौड़े के हैंडल को मजबूती से फिट करने के लिए कौन सा भाग आकारित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे जो है हाँ वो क्वेश्चन नहीं है, तो ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्ट यहाँ पर आई होल के माध्यम से हथौड़े को हैंडल को फिट किया जाता है। बाकी 3 ऑप्शन जो है आपके मैच ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच पार्ट ऑफ हैमर इज नॉट हार्ड एंड टेम्पर, हथौड़े का कौन सा भाग कठोर और टेम्परित नहीं किया जाता। तो देखिए इसका एक पार्ट होता है चीक में, जहाँ पर इसको हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता वहीं पर क्या किया जाता है, इसका साइज वगैरह जो है पंच किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइल का कौन सा भाग हार्ड एंड टेम्पर नहीं होता, वो टैंग होता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया विच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत किसको दर्शाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि क्या ग्रेड को स्ट्रक्चर को या फिर ग्रेन साइज को, यानी ग्राइंडिंग व्हील में जो है आपका बॉन्ड की ताकत किसको दर्शाता है, तो ग्रेड को दर्शाता है, यानी ग्रेड बॉन्ड की ताकत को दर्शाता है, एक दूसरे के अपोजिट समानुपाती, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हाजार्ड,
यानी जो है यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत कौन सा आता है? ऑप्शन मिल जाता है शोर, विषैला, अकुशल या फिर बिना गार्ड वाली मशीनरी। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? टॉक्सिस, सॉरी यहाँ पर मैकेनिकल यांत्रिक व्यावसायिक खतरे बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, अनगार्डेड मशीनरी, क्योंकि ये मैकेनिकल के अंतर्गत आ जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी विषैला आपके केमिकल वगैरह में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायल गेज? डायल गेज का उद्देश्य क्या होता है? वजन मापना, चेक पैरेललिज्म, तापमान मापना, लंबाई मापना। तो ये सब तो होंगे नहीं, आपका राइट आंसर निकल के आएगा बी ऑप्शन, चेक पैरेललिज्म, यानी समानांतरता की जांच करना। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हैक्सा ब्लेड? हैक्सा ब्लेड की सामान्य जो मानक लंबाई है वह कितनी होती है? तो वह रखी जाती है, अगर मिलीमीटर में बात करें तो 250 से 300 मिलीमीटर, जिसमें से सबसे प्राथमिकता दी जाती है इस 300 मिलीमीटर वाले को। तो आपको पता है कि 25.4 मिलीमीटर बराबर आपका क्या होता है? 25.4 मिलीमीटर बराबर आपका 1 इंच होता है। तो अब इसको 25.4 को अगर 300 में डिवाइड करोगे, अगर 25 ही मान लीजिए, तो 25 एक कम 25, 25 दूना 50, 12 के आसपास आ रहा, 12.5 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 12 इंच सी ऑप्शन में मिल जाता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 इंच, क्योंकि यहाँ पर इंच में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट ऑपरेशन इज कैरियड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन? गैंग ड्रिलिंग मशीन में कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? क्या यहाँ पर आइडल ऑपरेशन, निष्क्रिय ऑपरेशन किए जाएंगे, या ड्रिलिंग का बार बार ऑपरेशन, निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, या फिर ड्रिलिंग के क्रमिक एक के बाद एक ऑपरेशन? तो एग्जैक्ट यही होगा, सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का जो है क्रमिक ऑपरेशन किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या होता है? तो स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पर, या नट एंड बोल्ट कहा जाए तो उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में 18 नंबर में बोला गया है कि किस रेती के किनारे पूरी लंबाई में समानांतर होते हैं? यानी विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ, यानी पूरी लंबाई में जो है पैरेलल एज होता है। तो वह किस में होता है? ऑप्शन ए में ही मिल जाता है, हैंड फाइल में होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच पार्ट ऑफ फाइल इज नॉट हार्ड एंड टेम्पर्ड? यानी रेती का कौन सा भाग कठोरीकृत तथा टेम्परित नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पर अभी बता रहे थे तो वह टैंग होता है, अभी थोड़ी देर पहले बता ही रहे थे, वही क्वेश्चन आ गया। टैंग एक ऐसा रेती का भाग है जिसे हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता, और इसी में जो है हैंडल फिट किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्ट्रेट एज? स्ट्रेट एज का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन मिल जाता है समानांतरता का परीक्षण करना, सीधेपन यानी स्ट्रेटनेस का परीक्षण करना। तो एग्जैक्ट बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेस्टिंग स्ट्रेटनेस। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच फिनिशिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग द ड्रिल्ड होल्ड? यानी ड्रिल किए गए छेद की फिनिशिंग के लिए किस फिनिशिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ड्रिल किए गए होल की बात की गई है, इसलिए आपका रीमिंग जो है एग्जैक्ट करेक्ट आंसर निकल के आएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच चक इन द लेथ मशीन इज नाउ एज सेल्फ सेंटरिंग चक? यानी जो है सेल्फ सेंटरिंग चक खराद मशीन में
किस चक को स्वतः केंद्रित चक यानी सेल्फ सेंटरिंग चक कहा जाता है? ऑप्शन मिल जाता है मैग्नेटिक चक, फेस प्लेट, थ्री जा, फोर जा। तो फोर जा चक को थ्री जा चक को हम सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। वहीं पर फोर जा चक की बात किया जाए तो इसे रिवर्सिबल जा चक भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि गियर शब्दावली में आता है यानी रिलेटेड इन गियर टर्मिनोलॉजी। तो अडेंडम सर्कल आता है, अडेंडम भी आता है, डिडेंडम सर्कल भी आता है, यानी ऑल ऑफ द एबव जो है उपरोक्त सभी ये जो है गियर टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि व्हाट इज द जनरल पॉइंट एंगल ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल का सामान्यतः पॉइंट एंगल कितना होता है? तो वह कितना होता है? 118 डिग्री होता है। बाकी अब ये चेंजेस होता रहता है, ये डिपेंड करता है आपके जॉब मटेरियल कैसा है। सॉफ्ट है तो उसके हिसाब से, हार्ड है तो उसके हिसाब से, तो मटेरियल कोई है स्पेसिफिक तो उसके हिसाब से होता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है 25 नंबर में कि विच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू अचीव डिफरेंट स्पीड। विभिन्न गतियां प्राप्त करने के लिए ड्रिलिंग मशीन में किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो जब हमको अलग अलग गतियां प्राप्त करना होता है तो वहां पर हम स्टेप्ड पुल्ली का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि हाउ मनी सेट्स ऑफ फीलर गेज आर अवेलेबल एज पर BIS। BIS के अनुसार फीलर गेज के कितने सेट उपलब्ध हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फीलर गेज के सेट की बात करें तो आपका जो है बी ऑप्शन में मिल जाता है सेट नंबर 1 2 3 4, 4 सेटों में ये पाए जाते हैं। 27 नंबर में बोला गया कि नॉट रिलेटेड इन साइन बार। साइन बार से संबंधित नहीं है, साइन बार सेटअप बोला गया है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन बार सेटअप। तो साइन बार सेटअप में क्या होता है, एक आपका स्लिप गेज होता है, ठीक है, ऐसे करके आपका स्लिप गेज होता है, फिर एक आपका साइन बार होता है और एक आपका बेस होता है। ठीक है, ये तीन जो है मेनली होते हैं। तो हाइट ऑफ स्लिप गेज ये आपका दिया है, ठीक है, तो ये तो आपका होता है। फिर लेंथ ऑफ साइन बार तो ये भी आपका यहाँ से यहाँ होता है, ये लेंथ ऑफ साइन बार कहलाता है। फिर है डाटम सरफेस, तो डाटम सरफेस ये है। प्रिक पंच, तो ये प्रिक पंच से संबंधित नहीं है हमारे साइन बार के सेटअप से, तो यहाँ पर प्रिक पंच आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइन बार से दूर दूर तक प्रिक पंच का नाता नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि व्हाट इज द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? ऑप्शन मिल जाता है टू चेक राइट एंगल, समकोण 90 डिग्री का कोण ज्ञात करने के लिए तो एग्जैक्ट जांचते हैं, न्यून कोण जांचने के लिए नहीं जांच कर सकते, अधिक कोण नहीं जांच सकते, और तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर चेक स्ट्रेट एंगल ये भी नहीं जांच सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि विच प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट विथ स्टैंड हाई प्रेशर आर लोड, यानी लुब्रिकेंट का वह कौन सा गुण है जिससे वह उच्च दबाव और भार को सहन कर सकता है? क्या वह आयलीनेस है, या फिर विस्कोसिटी है, फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट? क्या राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के आधार पर जो है हाई प्रेशर और हाई लोड को सहन करता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट डज 1.5 रिप्रेजेंटेड इन द थ्रेड डिजाइनेशन M12 इंटू 1.5 मिलीमीटर, यानी यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, M12 इंटू 1 पॉइंट है ये 0.5
मिलीमीटर, ये आपका जो है विनिर्देशन दिया गया है। तो इसमें बोला गया कि जो ये 1.5 है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हमारे जो है पिच ऑफ द थ्रेड को इंडिकेट कर रहा है। सी ऑप्शन में मिल जाता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अदर की बात करें तो यहाँ पर जैसे एम लेटर दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि यह जो थ्रेड का जो है डेसिग्नेशन दिया गया, डिजाइनेशन दिया गया है, ये आपका मेट्रिक थ्रेड है। क्या? मेट्रिक थ्रेड है, ये बता रहा है। 12 आपका थ्रेड का मेजर डायमीटर है, 1.5 थ्रेड की पिच है और मिलीमीटर यूनिट है। ठीक है, वो तो अलग बात है। तो यहाँ पर पिच ऑफ द थ्रेड आपका राइट आंसर निकल के आएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट एल डिनोट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर आपको ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया गया है, जिसमें एक लेटर है यल। तो पूछा गया है कि यल क्या इंडिकेट कर रहा है? तो देखिए, इसका क्रम हमने कई बार याद करवाया है आप लोगों को। देखिए, पहला जो लेटर होता है, जैसे इंचामन आपका व्हील, एब्रेसिव, ग्रेन, ग्रेड, स्ट्रक्चर, बॉन्ड और लास्ट में प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर इंचामन आपका व्हील है, ए एब्रेसिव है, 36 ग्रेन साइज है, फिर एल आपका ग्रेड है। तो यहाँ पर आपका ग्रेड जो है राइट आंसर निकल के आएगा। ये आपका व्हील साइज हो जाएगा। जैसे ए दिया गया है तो इसको पूछा जाए तो ये टाइप्स ऑफ एब्रेसिव हो जाएगा। फिर 36 क्या हो जाएगा? आपका ग्रेन साइज हो जाएगा। एल आपका ग्रेड है, ठीक है, ग्रेन ग्रेड। फिर 5 आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, भी आपका बॉन्ड हो जाएगा और लास्ट में जो दिया रहता है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर निकल के आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो निश्चित ही ये जो है आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और मान के चलिए ये क्वेश्चन आपके एभिनल एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। क्या बोला गया है कि व्हाट इज ए स्टड? स्टड क्या है? तो ऑप्शन मिल जाता है रॉड थ्रेडेड ऑन वन एंड। क्या एक सिरे पर जो थ्रेड कटी होती है वह रॉड? तो वह रॉड क्या कहलाता है? आपका जो है बोल्ट कहलाता है, जिसके एक सिरे पर थ्रेड कटा हो तथा दूसरे सिरे पर हेड बना हो। ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन में क्या मिल जाता है? रॉड थ्रेडेड ऑन बोथ एंड, यानी जिसका हेड आपका सेंटर में हो, ठीक है, और उसके दोनों सिरों पर जो है यहाँ पर चूड़ियाँ कटी हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका स्टड कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच आयरन इज जिंक कोटेड? किस लोहे पर जिंक का लेप यानी जिंक की कोटिंग की जाती है? तो वह जो है हमारा गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, जिसमें जिंक की कोटिंग की जाती है। और जब जिंक की कोटिंग करते हैं तो उसे ही गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। तो ये तो सब अपने नाम से जिंक, गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइज्ड तो गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, तो सब अभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया 36 नंबर में कि चीजल इज क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ टूल? यानी जो छेनी है उसको किस प्रकार के टूल के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो चीजल हमारा कटिंग टूल के अंतर्गत आ जाएगा। ए ऑप्शन में ही मिल जाता है राइट आंसर। यहाँ पर 37 नंबर में क्या बोला गया है कि फ्लेमेबल लिक्विड लाइक ऑयल, ग्रीस एंड अल्कोहल बिलोंग टू विच क्लास ऑफ फायर? यानी तेल, ग्रीस और अल्कोहल जैसे ज्वलनशील पदार्थ किस वर्ग की आग के अंतर्गत आते हैं?
तो देखिए यहाँ पर आपकी डिटेल में बात करें तो जो आपकी फायर होती है वह 4 प्रकार की होती है। आपका क्लास ए फायर होती है, क्लास बी फायर होती है, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। ए जो होती है तो यह लकड़ी, कपड़ा, कोयला, कागज इनसे लगती है, तो इसे कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। जो बी फायर होती है तो यह ऑयल, ग्रीस, अल्कोहल जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उनसे लगती है, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑयल फायर कहा जाता है। ठीक है। वहीं पर जो आग गैस से लगती है, ठीक है, तो उसको गैसी फायर कहते हैं या गैस फायर भी बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से, विद्युत के तारों से या फिर मेटल में, तो उसे मेटेलिक फायर या फिर इलेक्ट्रिक फायर बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में मिल गया है ऑयल, ऑयल, ग्रीस एंड अल्कोहल। तो ये क्या है? लिक्विड मटेरियल है। तो लिक्विड मटेरियल से जब आग लगती है तो उसे बोला जाता है क्लास बी फायर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ द 15 सेंटीमीटर ऑन ड्राइंग रिप्रेजेंटेड एक्चुअल लेंथ ऑफ 1.5 मीटर, व्हाट इज द आरएफ? यानी यदि ड्राइंग पर 15 सेंटीमीटर वास्तविक 1.5 मीटर की लंबाई को दर्शाता है तो आरएफ क्या है? यानी आपका जो मान लीजिए ये क्या है, कोई ड्राइंग आपकी बनी है जिसकी लंबाई क्या है, हाइट क्या है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। आपका यहाँ पर दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ये आपका ड्राइंग में है 15 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी वास्तविक लंबाई 1.5 मीटर है। क्या? 1.5 मीटर है। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा 1 मीटर होता है वह कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 1.5 मीटर है, यानी ये जो है 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हल कर लीजिए चाहे तो 15 और 150। ठीक है। तो डायरेक्ट 15 से 15 कट जाएगा और यहाँ पर 0 बचेगा, यानी 15 एकम 15 और 15 दाहम 150 हो जाएगा। ठीक है। तो 1:10 या 1/10 के आरएफ में आ रहा है, तो 1:10 कहाँ पर मिल जाता है? बी ऑप्शन में। तो यही जो है 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए डायमेंशन इज स्टेटेड एज 40 ± 0.02 मिलीमीटर, व्हाट इज द टॉलरेंस? यानी आपका एक डायमेंशन दिया गया है जिसमें बेसिक साइज 40 मिलीमीटर है और प्लस और माइनस दोनों में अलाउंस दिया गया है 0.02 मिलीमीटर का। तो इस केस में पूछा गया है कि टॉलरेंस क्या है। तो देखिए, जब टॉलरेंस प्लस और माइनस दोनों में रहती है तो हम उसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों में 0.02 दिया है, तो इसको जोड़ देंगे तो 0.04 निकल के आएगा, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है। तो सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड इज कॉल्ड। यानी भार को हटाने के बाद किसी पदार्थ का अपने मूल आकार में वापस लौटने का गुण क्या कहलाता है? तो जब हम भार हटा देते हैं तो उसके बाद कोई भी पदार्थ अपने पुराने अवस्था में वापस लौटने का गुण जो रखता है वह क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता कहलाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच टूल इज यूज्ड फॉर स्क्राइबिंग लाइंस ऑन ए मेटल सरफेस
इज डिफ़िकल्ट टू रीच प्लेस, यानी पहुंचने में कठिन स्थानों पर धातु की सतह पर लाइनें खींचने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? क्या स्ट्रेट स्क्राइबर का, बेंट स्क्राइबर का, डिवाइडर का, या फिर पंच का? तो जहाँ पर पहुँचने में कठिनाई होती है तो वहाँ पर जो है बेंट स्क्राइबर का यूज किया जाता है, जो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर नोक होती है और यहाँ से पकड़ करके हम कहीं दूसरे स्थान पर, यहाँ पर जहाँ नहीं पहुँच रहे हैं तो वहाँ भी लाइन खींच सकते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच रिवेट इज यूज इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क, यानी जो है भारी संरचनात्मक कार्यों के लिए किस रिवेट का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम कहीं डिस्कस कर चुके हैं। अगर भारी संरचनात्मक कार्य है, देखिए यहाँ पर केवल स्ट्रक्चरल वर्क, संरचनात्मक कार्य देता तो वहाँ पर हमारा स्नैप हेड रिवेट होता, लेकिन यहाँ पर भारी लिख दिया है हैवी स्ट्रक्चरल वर्क, तो उस कंडीशन में हमारा पैन हेड रिवेट राइट आंसर होगा। कई बुकों में हमने इसको रिसर्च किया है, उसके बाद बता रहा हूँ। तो यदि आप हमारे किसी वीडियो में इसका स्नैप हेड रिवेट राइट आंसर देखे हैं तो उसको इग्नोर करके याद रखना है कि अगर भारी स्ट्रक्चरल वर्क कहा जा रहा है तो पैन हेड रिवेट होगा। और इसको हमने एआई से भी जो है पूछा था, तो उसका राइट आंसर एआई ने भी यही दिया था। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग स्क्राइबर को पकड़ता है? तो वह कौन सा भाग है? वह आपका स्नग वाला भाग है। तो ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर 46 नंबर में, ये हो गया, हाँ 46 नंबर में कि व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज, फीलर गेज का प्रयोग क्या है? तो ये जो है चेक गैप बिटवीन मैटिंग पार्ट, मिलने वाले मैटिंग पार्टों के बीच जो है गैप चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंगल ऑफ वी ब्लॉक, तो वी ब्लॉक का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री रखा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया विच स्टैंडर्ड फिटिंग यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग पाइपलाइन टू डिफरेंट डायामीटर, यानी विभिन्न व्यास के पाइपलाइनों को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो जब डिफरेंट व्यास की, डिफरेंट डायामीटर की पाइपलाइन हो तो वहाँ पर हम रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। ये अलग अलग डायामीटर के पाइप को होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच टर्म डिस्क्राइब द एक्सियल मूवमेंट ऑफ स्क्रू इन वन कंप्लीट टर्न, यानी यहाँ पर एक कंप्लीट पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर में स्क्रू के द्वारा एक्सिस के पैरेलल जो है अच्छी आंदोलन कौन सा शब्द वर्णित करता है? तो जितना एक्सिस के पैरेलल आगे बढ़ता है वह क्या कहलाता है? तो वह उसकी लीड कहलाती है, फ्लैंक कहलाता है, पिच कहलाता है, या फिर डेप्थ, तो वह लीड कहलाती है। देखिए लीड और पिच कई जगह आपने देखा होगा कि क्या होता है, इक्वल होती है। उसका एक रीजन होता है, ये मत समझिएगा कि वह इक्वल होती है। उसका रीजन होता है कि जब आपकी सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, जब आपकी थ्रेड सिंगल स्टार्ट है तो उस कंडीशन में आपका जो लीड और पिच रहेगा दोनों इक्वल रहेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए आपका पिच 3 मिलीमीटर है और लीड 2 स्टार्ट है, क्या जो आपका नंबर ऑफ स्टार्ट है वह 2 है, तो उस कंडीशन में आपका 3 दुनाई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपकी लीड बनेगी 6। तो लीड और पिच बराबर होते हैं सिंगल स्टार्ट थ्रेड में। अगर मल्टी स्टार्ट थ्रेड है तो जितने स्टार्ट की थ्रेड रहेगी उतना गुना हो जाएगी। ठीक है।
अगले क्वेश्चन में पिच का गुना होगी। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन में कि विच ऑपरेशन एनालाइज द एंड ऑफ ए होल टू अकोमोडेट द हेड ऑफ सॉकेट स्क्रू, यानी कौन सा ऑपरेशन सॉकेट हेड स्क्रू को बिठाने के लिए छेद के सिरे को बड़ा करता है। तो छेद के सिरे को जो है सॉकेट हेड स्क्रू के स्थान देनों को बड़ा करना उसे कहा जाता है काउंटर बोरिंग। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब आप लोग कमेंट करिए कि किस लेवल का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में चाहिए। आप लोग जैसा कमेंट करेंगे, हालांकि देखिए क्वेश्चन आपका ज़्यादातर 60% आप मान के चलिए 30 क्वेश्चन, 50 में से 30 क्वेश्चन आपके इजी लेवल के आएंगे और वही 20 क्वेश्चन आपके कुछ मॉडरेट लेवल के रह सकते हैं। तो उनके लिए भी अगले पार्ट से हम जो है थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन लाएंगे। तो आई होप वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूं नेक्स्ट पार्ट तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।